बच्चों, आज हम वितान के अंतर्गत इसकी पहली रचना सिल्वर वेडिंग पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। जोशी जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बताया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज जहां एक तरफ नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य भी कहीं घिसते चले जा रहे हैं। एक लंबी कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू, जिनके भीतर एक तरह का द्वंद्व है, और इस कहानी के दो बीज वाक्य हैं, जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर। यशोधर बाबू के अंदर एक तरह का द्वंद्व है, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, और उनके अंदर ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की मनस्थिति है संभवता। तो ये कहानी यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ी जा सकती है। कहानी शुरू होती है यशोधर बाबू के ऑफिस से और खत्म होती है उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी पर। कहानी बहुत लंबी है, तो हम केवल इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यशोधर बाबू, जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं, ऑफिस से 5:25 पर अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, और उनके जूनियर्स, जो कि 5 बजे ही उठ जाना चाहते हैं, अपने बॉस यानी यशोधर बाबू के रहते वो बैठे रहते हैं। और यशोधर बाबू की ये भी आदत है कि चलते चलते कुछ हंसी मजाक करें, तो अपने जूनियर्स से हंसी मजाक भी करते हैं। और इन्हीं सब बातों के तहत यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह की डेट सामने आ जाती है। उनके जूनियर्स उनसे पार्टी मांगते हैं, और वो दावत या चाय पानी के नाम पर पैसे तो देते हैं, लेकिन खुद उस पार्टी में शरीक नहीं होते, और वो अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं। शरीक क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने जीवन में जिन्हें अपना आदर्श माना, जो उनके आश्रयदाता थे, जो उनके मार्गदर्शक थे, किशन दा की उनके जीवन पर गहरी छाप है, अमिट छाप है। वो सोचते हैं कि जब वो मैट्रिक पास करके दिल्ली आए तो किशन दा की शरण में आए। पहाड़ से आए कितने ही लड़कों को किशन दा शरण देते थे, सब मिलकर रहते थे, पकाते खाते थे। जब यशोधर बाबू आए तो उनकी उम्र कम थी, सरकारी नौकरी के लिए बॉय सर्विस में भी नहीं लगाए जा सके, तो किशन दा ने उन्हें मेस में रसोइया बनाकर रख लिया और उन्हें 50 रुपए दिए, ताकि वो कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें। बाद में उन्हें अपने अधीन नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में भी मार्गदर्शन किया, या यूं कहें कि जीवन भर मार्गदर्शन किया। तो किशन दा की अमिट छाप है यशोधर बाबू के जीवन पर, ये हम पल पल देखेंगे। यशोधर बाबू की अगर हम बात करें तो उनका खर्चा नगण्य माने शून्य के ना के बराबर है, शून्य है। पैदल जाते हैं, पहले साइकिल से जाते थे, लेकिन जब से बच्चे बड़े हुए तो बच्चों को साइकिल पसंद नहीं, क्योंकि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, कार अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूटर यशोधर बाबू को बेहुदा सवारी लगती है, इसलिए वो पैदल जाते हैं। दफ्तर से जब वो लौटते हैं तो पहले बिरला मंदिर जाते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। फिर उन्हें साग सब्जी कुछ लेना हो या किसी से मिलना मिलाना हो तो 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते। उनकी ये चीजें बच्चों को नहीं अच्छी लगती। उनके बच्चे और पत्नी कहते हैं कि आप कोई बुढ़े थोड़े ना हैं जो ये पूजा पाठ में लगे, लेकिन उनका ये नित्य का कार्य है कि वो बिरला मंदिर जाते हैं, साग सब्जी खरीदते हैं, मिलना मिलाना हो तो 8 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। जब वो उधर से गुजरते हैं तो उन्हें दिखता है कि गोल मार्केट है, जहां पर पहले 1 मंजिला घर हुआ करते थे, जिन्हें गिराकर अब बहुमंजिली इमारतें बनाई जा रही हैं। उनके पद के अनुरूप उन्हें दूसरा सरकारी क्वार्टर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया, और वो जो घर हैं उन्हीं में रहते हैं, जो सरकारी घर उन्हें मिला है। और वो सोचते हैं कि जब तक उनकी नौकरी हटेगी, उनका कोई बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा तो क्वार्टर बना रहेगा। उनकी पत्नी और बच्चों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। पत्नी और बच्चों से उनका हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होता रहता है।
बड़े बेटे की जो नौकरी है वो भी उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है 1,500 तो मैं रिटायरमेंट के आसपास पा रहा हूं, और बेटे को शुरुआत में ही 1,500 रुपए माहवार, उसके अलावा अदर पर्क्स, कन्वेंस अलाउंस, इतना सब कुछ मिल रहा है, ये कैसी नौकरी है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसमें अलाइड सर्विसेज माने नीचे की नौकरी में आया, उसने मना कर दिया। तीसरा बेटा अमेरिका में है, बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करके आगे अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहती है, शादी के लिए बराबर मना कर रही है। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं वो खुशहाली कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। फिर भी वो एक नकली हंसी हंसते हैं और कहते हैं एनीवे, जेनरेशनों में गैप तो होता ही है। और अगर हम देखें तो इस कहानी की मूल संवेदना ही है पीढ़ियों का अंतराल, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर हम उनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी मॉडर्न नहीं है। पत्नी भी संयुक्त परिवार में रही। जब विवाह होकर आई थी तो ताऊ जी के परिवार के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी, तरह तरह के बंधनों में रहती थी। यशोधर बाबू भी आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं थे, तो पत्नी भी हमेशा बंधनों में रही। तो अब उन्हें जब अवसर मिला तो वो आधुनिक हो चली हैं। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की सहानुभूति के लिए, बच्चों की इच्छा के अनुसार ढल जाती हैं, समय के साथ ढल जाती हैं। यशोधर बाबू नहीं ढलते। तो यहां पर हमने पत्नी पर चर्चा की। किशन दा के बारे में अगर हम एक बार फिर बात करते हैं तो किशन दा ने विवाह नहीं किया, और जब नौकरी से रिटायर हुए तो रिटायर होकर उन्होंने अपना घर बनवाया नहीं था। हालांकि उन्होंने अपने समय में ना जाने कितने लोगों को शरण दी, लेकिन ऐसे मौके पर किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। यशोधर बाबू चाहकर भी उन्हें शरण नहीं दे पाए, क्योंकि उनके साथ बहुत से लोग रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। उनका मानना था कि मूर्ख लोग मकान बनवाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं। तो किशन दा ने मकान नहीं बनवाया, रिटायर होकर फिर वो गांव चले गए। और यशोधर बाबू जब बात करते हैं या सोचते हैं तो किशन दा भी उन्हें कई बार बताते थे कि जब जिम्मेदारी सर पर पड़ती है तो सब समझदार हो जाते हैं। गधा पचीसी में सब शरारतें करते हैं। किशन दा भी बड़े खुराफाती थे, तरह तरह की शरारत करते थे। तो किशन दा की बातों को सुनकर या उनके विचारों को सुनकर कई बार यशोधर बाबू को ये लगता है कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानते, दोनों की सोच में अंतर है। लेकिन कभी कभी उन्हें खुशी भी लगती है कि उनके साथ बच्चे हैं, सुख नहीं है, कोई बात नहीं, रिटायर होकर वो भी गांव के घर चले जाएंगे। हालांकि उसमें भी बहुत सारे झंझट है, लेकिन उन्होंने भी घर नहीं बनाया। और वो ये भी सोचते हैं कि जिम्मेदारी पड़ने पर सब समझदार हो जाएंगे। तो कभी कभी उन्हें इस बात पर खुशी भी होती है, या उन्हें बच्चों का सनात होना, यानी अपना साया अपने बच्चों के सिर पर होना अच्छा भी लगता है। तो हम देखते हैं कि यशोधर बाबू, जो कि एक परंपरावादी, एक आदर्शवादी, एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने किशन दा को अपना मार्गदर्शक माना, अपना आश्रयदाता माना, उनमें एक तरह का द्वंद्व है। नया उन्हें खींचता तो है, लेकिन पुराना छोड़ नहीं पाते। इसी पे एक और हम बिंदु उठाते हैं कि जनार्दन, जो कि उनके जीजा जी थे, वैसे जनार्दन परमात्मा, भगवान को भी कहते हैं, भगवान का नाम है। तो जनार्दन यानी उनके जीजा जी की तबीयत खराब है और वो चाहते हैं कि उन्हें देखने जाएं, वो चाहते हैं कि धन से उनकी सहायता करें, लेकिन उनके बच्चे कहते हैं आपको रिश्तेदार पूछते नहीं, आप इतना क्यों पूछते हैं। तो इस पर वो बुरा मान जाते हैं और कहते हैं 100 रुपए, अभी इतनी मेरी साख है कि मैं 100 रुपए उधार लेकर भेज सकूं। तो उनकी सोच इस तरह की है। आज सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है, आज सब अलग अलग रहने लगे हैं, लेकिन यशोधर बाबू को वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें बांधे हुए हैं और अच्छी लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो कैसे होली गवाना, जो चीजें किशन दा करते थे कि होली के अवसर पर होली गवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का कमरा दे देना किराए पर, और जन्यों पुन्यों यानी कुमाऊनियों में जनेऊ बदलने की एक परंपरा, यानी इन सब परंपराओं, इन सब रीति रिवाजों से वो जुड़े रहते थे, जो आज के बच्चे पसंद नहीं करते। और जब किशन दा के बारे में वो सोचते हैं कि किशन दा सुबह सैर पर जब जाते थे, मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तो उनके घर भी आते थे, अपने मानस पुत्र यानी यशोधर बाबू के क्वार्टर में जरूर झांकते थे कि उनका बेटा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है कि नहीं, और कभी कभी चाय भी पीते थे। यही छवि उनकी कुर्ता पजामा, ऊनी गाउन, विलायती टोपी, छड़ी,
यही छवि उनकी मन में बसी हुई है यशोधर बाबू के। यशोधर बाबू को कई बार लगता है कि बच्चे उनसे सलाह लें। माना कि बच्चे उनसे ज्यादा समझदार हैं, होशियार हैं, उनकी नॉलेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनका बेटा जॉइंट अकाउंट ही खुला ले। भले ही उन्हें नहीं मालूम, बच्चों को ज्यादा मालूम है, लेकिन फिर भी उनसे सलाह ही ले लें, उन्हें बता ही दें। लेकिन बच्चे हैं कि अपनी ही करते हैं, और टीवी लाए या फ्रिज लाए या कमरे में पर्दे लगवा रहे हैं या रसोई गैस आ रही है, ये सारी चीजें आती हैं तो उन्हें कहीं कहीं खुशी भी होती है, लेकिन उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि एक बार पूछ तो लेते। बल्कि बेटा कहता है ये मैं अपने पैसे से लाया हूं, समझे, तो उन्हें कहीं कहीं अच्छा लगता भी है और कहीं कहीं बुरा भी लगता है। घर का काम करते हैं, सब्जी लेकर सामान लेकर बाजार से जाते हैं। जब नौकर की बात आई तो सब एक दूसरे से लड़ते, या सामान लेने की बात आती तो सब एक दूसरे पर थोपते हैं, और बेटा कहता है नौकर रख लें, तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा, तो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। तो इन्हीं सब विचारों में उलझे हुए जब वो चलते चलते अपने घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ सजावट है, लोग बधाइयां दे रहे हैं। भूषण यानी उनके बड़े बेटे का बॉस उन्हें बधाई दे रहा है कि पिता को मेरी तरफ से ये बधाइयां देना। तो यशोधर बाबू को अपने बच्चों से बहुत शिकायतें तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं खुशी भी होती है। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि फ्रिज जब आया तो उन्हें लगा कि ये कौन सा तरीका है कि खाना बासी रखो और फिर खाओ, लेकिन कभी कहीं ना कहीं उन्हें खुशी भी होती है कि फ्रिज का ठंडा पानी पीकर लोग अपने को धन्य समझते हैं। तो यशोधर बाबू को जो बच्चे उनकी सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं, जब वो घर आए तो उन्हें पता चला कि बच्चे उनकी सिल्वर वेडिंग यानी शादी की 25वीं वर्षगांठ, विवाह की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो उन्हें झेपे भी, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नसीब नहीं हुए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से कर्ज लेकर किया, आज उसकी विवाह की वर्षगांठ पर इतने तरह की मिठाइयां, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। केक काटने की बात आई, केक काटा, लेकिन उन्होंने केक नहीं खाया कि इसमें अंडा पड़ा है। फिर लड्डू खिलाने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं संध्या पूजन कर रहा हूं। इस तरह वो लोगों में एडजस्ट करने में हिचकते हैं, आधुनिक लोगों में, और संध्या पूजन में चले जाते हैं। फिर जब उन्हें बार बार बच्चे बुलाते हैं, फिर वो आते हैं ये जानकर कि अब सब घर के लोग हैं, तो वहां वो पैकेट देखकर कहते हैं ये कोई भूल गया है। तो बेटा कहता है ये आपके लिए प्रेजेंट है, पहनिए इसे। बेटी पाजामा कुर्ता देती तो पैजामा कुर्ता पहनते हैं, और बेटा ऊनी गाउन लाता है, वो पहनते हैं, उसकी डोरी कसते हैं। तो बेटा कहता है कि ये ऊनी गाउन है, इसे पहन के अब आप दूध लेने जाया करें। फटा पुलोवर पहनकर जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है। तो यशोधर बाबू जब ऊनी गाउन की शैश यानी डोरी कस रहे हैं तो उनकी आंखों के किनारों में नमी आ जाती है, और वो ये सोचते हैं शायद कि किशनदास से बेहतर है वो। किशनदा की मृत्यु जो हुआ होगा यानी कैसे हुई पता भी नहीं, उनके बच्चे हैं, उनका ध्यान रखते हैं, या उन्हें ये बात बुरी लगी कि भूषण कह रहा है कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, बजाय इसके कि वो ये कहता कि दूध मैं ले आया करूंगा। तो यहाँ पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके कुछ और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो इसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी दिखाया गया है और हाशिए पर जाते हुए मानवीय मूल्य भी दिखाए गए हैं, लेकिन मूल संवेदना है पीढ़ियों का अंतराल। ना यशोधर बाबू गलत हैं, ना उनके बच्चे गलत हैं, लेकिन जो जेनरेशन गैप, जो दो पीढ़ियों की सोच में अंतर है, वो यहाँ दिखाया गया है। इस पर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आप पढ़ लेंगे, और पाठ पर हमने चर्चा की तो उम्मीद है आपको समझ भी आए होंगे। यशोधर बाबू के अगर हम चरित्र की विशेषताओं पर चर्चा करें तो उनमें एक तरह का द्वंद्व है, पुराना छोड़ नहीं पाते, नया खींचता तो है, समय के पाबंद हैं, परिश्रमी हैं, और एक आदर्श व्यक्तित्व है। नई पीढ़ी को उनके विचारों को अपनाने की आवश्यकता है ना। क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चों को टोकते जरूर हैं लेकिन बड़े सख्त नहीं है। तो यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है, हम कह सकते हैं। एक और इस पे प्रश्न आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में
परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। यानी आज के समय में जो परिवार की संरचना या बनावट या स्वरूप है और कहानी में हमने देखा, तो उसमें हम कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो अगर हम देखें आज के समय में अब संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं, एकाकी या एकल परिवार हो गए हैं, ज्वाइंट फैमिलीज टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटे छोटे परिवार हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए समय नहीं है, लोग उनकी सुनते नहीं हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं। तो वो चीजें हमने इस कहानी में भी देखी। और अगर देखा जाए तो ये कहानी बहुत सारे जो मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं, इस पर एक फीचर का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक मिलता है बच्चों, बुजुर्गों का अकेलापन। कि हमारे परिवार में, हर घर परिवार में, समाज में बड़े बुजुर्ग मिलते हैं, रहते हैं और बच्चे उन्हें दरकिनार कर देते हैं या उनकी नहीं सुनते। तो उनके साथ, उनके लिए जरूरत है कि हम उनको थोड़ा समय दें, उनसे सलाह लें, उनकी बात सुने, है ना, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां आज वो है वहां हम कल होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो इस पाठ के माध्यम से कही गई हैं, है ना। कि बुजुर्गों की, आज बुजुर्गों का अकेलापन, कि इतने वृद्धाश्रम बन रहे हैं कि लोग उनमें छोड़ आते हैं अपने माता पिता को, वो ये भूल जाते हैं कि कल उनकी भी ये दशा होगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये पाठ तुम्हें समझ आ गया होगा, और अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।